Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to the biology class. Our today's topic is muscle contraction. Muscles जो कि अटैच होते हैं हमारे स्केलेटन के साथ, वो किस तरह से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, किस तरह से रिलैक्स करते हैं और मूवमेंट क्रिएट करते हैं. सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा स्केलेटन बोन है, बोन के साथ मसल्स अटैच होते हैं. तो मसल्स और बोन को आपस में जोड़ने वाला जो कनेक्टिव टिश्यू है दैट इज एक्चुअली द टेंडन. टेंडन वो कनेक्टिव टिश्यू होता है जो मसल को बोन के साथ अटैच करता है. एक मसल एक न्यूरॉन के कंट्रोल में होता है. मैसेज आएगा ब्रेन से थ्रू द न्यूरॉन और ये न्यूरॉन आगे इस मैसेज को कन्वे करता है टू द मसल. एक न्यूरॉन के अंदर जितना भी पार्ट ऑफ द मसल होता है वो सारा मिलकर बनाता है मोटर यूनिट. यानी ये वो यूनिट है जो एट अ टाइम कॉन्ट्रैक्ट करेगा, एट अ टाइम रिलैक्स करेगा. अगर हम एक मसल को देखें, उसका क्रॉस सेक्शन लेकर देखें, तो एक मसल जो है वो बहुत ज्यादा मसल बंडल्स के ऊपर कंसिस्ट करता है. जैसे यहाँ पर डिफरेंट मसल बंडल्स हैं और उनमें से एक मसल बंडल को फर्दर शो किया गया है. एक मसल बंडल फर्दर बहुत ज्यादा मसल सेल्स यानी कि मायोफाइबर्स या मसल सेल्स के ऊपर कंसिस्ट करता है. अगर हम एक मसल सेल को देखें जो कि हमारा मेन इंपॉर्टेंट यूनिट है, क्योंकि एक मसल को बनाने के लिए मसल फाइबर्स का होना जरूरी है, तो एक जो मसल सेल होता है, इस मसल सेल की जो मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं सार्कोलीमा. सो सार्कोलीमा इज द मेम्ब्रेन ऑफ द मसल सेल. मसल सेल के अंदर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मौजूद होता है उसे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है. इस मसल सेल के अंदर सार्कोलीमा के साथ साथ बहुत ज्यादा ओवल न्यूक्लियाई मौजूद होते हैं. इसके अलावा जो साइटोप्लाज्म है ऑफ द मसल सेल उसे हम सार्कोप्लाज्म बोलते हैं. इसके अंदर बहुत ज्यादा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं मायोफिब्रिल्स. यानी एक जो मसल सेल है उसके अंदर बहुत ज्यादा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स है दैट आर कॉल्ड द मायोफिब्रिल. एक मायोफिब्रिल को अगर हम देखें तो जैसे हम लोग कहते हैं कि मसल्स हमारे लिए स्ट्रिएटेड फॉर्म में होते हैं, ये स्ट्रिप्ड फॉर्म में होते हैं, इनके ऊपर धारियां मौजूद होती हैं. तो वो क्यों होती हैं? क्योंकि जो मायोफिब्रिल हैं उनके ऊपर ये स्ट्रक्चर्स हमें लाइट और डार्क बैंड्स की फॉर्म में नजर आ रहे होते हैं. मायोफिब्रिल में जो डार्क कलर का बैंड है दैट इज कॉल्ड द ए बैंड और जो लाइट कलर का बैंड होता है दैट इज कॉल्ड द आई बैंड. एक मायोफिब्रिल में ये डार्क और लाइट बैंड्स क्यों प्रोमिनेंट हो रहे होते हैं? क्योंकि यहाँ पर एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट होती है मायोफिलामेंट्स की. फर्दर छोटे छोटे फिलामेंट्स होते हैं जो इन मायोफिब्रिल्स के अंदर स्पेसिफिक पैटर्न में अरेंज हुए हुए होते हैं और इस तरह ए बैंड और आई बैंड जो है वो बनता है. मायोफिलामेंट्स कहां पर मौजूद हैं? इनसाइड द मायोफिब्रिल. ये मायोफिलामेंट्स दो तरह के होते हैं, एक होते हैं थिक फिलामेंट और एक होते हैं थिन फिलामेंट. जो थिक फिलामेंट है वो एक प्रोटीन मायोसिन से मिलकर बना है और मायोसिन की भी दो चेन्स, जिसमें कुछ स्ट्रक्चर इस तरह से होता है कि दो ग्लोबुलर हेड्स होते हैं और बाकी का पार्ट जिसे हम टेल बोलते हैं. थिन फिलामेंट को देखें तो थिन फिलामेंट के अंदर तीन तरह की प्रोटीन्स हैं. एक्टिन जो सबसे नीचे रेड इन कलर आपको शो की गई है दैट इज द एक्टिन प्रोटीन. उसके ऊपर मौजूद होती है ट्रोपोमायोसिन प्रोटीन और उसके ऊपर तीन चेन्स होती हैं ट्रोपोनिन की और उनके ऊपर एक बाइंडिंग साइट होती है फॉर द कैल्शियम आयंस. अगर मैं इसको रिपीट करूं तो जो थिन फिलामेंट है ये थिन फिलामेंट तीन प्रोटीन से मिलकर बना है. सबसे नीचे रेड इन कलर एक्टिन नजर आ रही है, ब्लू इन कलर ट्रोपोमायोसिन है और ब्लैक इन कलर ट्रोपोनिन है. जो एक्टिन होती है इसके ऊपर बाइंडिंग साइट होती है फॉर द मायोसिन हेड्स, लेकिन चूंकि इसके ऊपर ट्रोपोमायोसिन आ जाती है तो वो उन बाइंडिंग साइट्स को कवर अप कर देती है. ट्रोपोमायोसिन के ऊपर मौजूद होती है ट्रोपोनिन और उसके ऊपर कैल्शियम आयंस के लिए बाइंडिंग साइट्स अवेलेबल होती है. अगर हम बात करें इनकी अरेंजमेंट की कि कैसे थिक फिलामेंट और थिन फिलामेंट अरेंज होकर ये लाइट और डार्क बैंड्स बनाते हैं, तो वो ये स्ट्रक्चर यहाँ पर नजर आ रहा है. लाइक अगर हम एक मायोफिब्रिल में इतना सा पार्ट इसको अगर हम जूम इन करके देखें तो हमें कैसे नजर आता है? यहाँ पर रेड कलर की जो लाइंस हैं दे आर शोइंग द थिन फिलामेंट और ये ग्रीन इन कलर जो ये हेड्स भी बनाए गए हैं और टेल पार्ट भी शो किया गया है, दीज आर एक्चुअली द थिक फिलामेंट्स. तो अरेंजमेंट कैसे होती है? सेंटर में होते हैं थिक फिलामेंट्स, इस तरह से ये थिक फिलामेंट्स मौजूद होते हैं.
और हर एक थिक फिलामेंट के ऊपर और नीचे मौजूद होते हैं थिन फिलामेंट्स। यानी ये अगर थिक फिलामेंट है तो इसके ऊपर और नीचे थिन फिलामेंट्स दोनों साइड्स पर मौजूद होते हैं। इसी तरह ये ऑल्टरनेटिव फॉर्म में नजर आ रहे होते हैं। सेंटर वाला ये रीजन जहां पर आपको थिक फिलामेंट भी नजर आ रहा है और थिन फिलामेंट्स भी नजर आ रहे हैं, दैट पार्ट इज कॉल्ड द ए बैंड, जो कि हमें डार्क इन कलर नजर आ रहा होता है। दूसरी जानिब जो थिक फिलामेंट्स के बीच का पार्ट है, उनके सेंटर में जो हिस्सा है जहां पर सिर्फ और सिर्फ थिन फिलामेंट्स हैं, ओनली हियर द थिन फिलामेंट्स आर शोइंग ओवर हियर। तो ये जो थिन फिलामेंट्स वाला पार्ट है दैट इज एक्चुअली द आई बैंड। यानी हम कह सकते हैं कि वो वाला हिस्सा जहां पर सिर्फ और सिर्फ थिन फिलामेंट्स नजर आ रहे हैं, दिस पार्ट इज द आई बैंड। और वो वाला पार्ट जहां पर थिक फिलामेंट के ऊपर कुछ हिस्सा थिन फिलामेंट का भी नजर आ रहा है, दैट इज द ए बैंड। तो आई बैंड, ए बैंड, आई बैंड, ए बैंड, इस तरह ये ऑल्टरनेटिव फॉर्म में हमें नजर आ रहे होते हैं और डार्क और लाइट पैटर्न्स जो हैं वो शो हो रहे होते हैं मायोफिब्रिल के ऊपर। यहां पर जो आई बैंड है उसको इंटरसेक्ट करने वाली एक लाइन होती है, दैट इज कॉल्ड द जी लाइन। इसी तरह इस आई बैंड को भी इंटरसेक्ट करने वाली लाइन जी लाइन है। ए बैंड को इंटरसेक्ट करने वाली लाइन इज द एम लाइन। तो दो जी लाइंस के बीच में, कंसेक्टिव जी लाइंस के बीच का जो एरिया है दैट इज कॉल्ड द सार्कोमेयर, जो कि कॉन्ट्रैक्शन यूनिट है। जब हमने मसल की कॉन्ट्रैक्शन को स्टडी करना होता है तो उस टाइम पर हम इसके यूनिट यानी सार्कोमेयर को स्टडी करते हैं ताकि हम ओवरऑल कॉन्ट्रैक्शन को समझ सकें। ए बैंड के अंदर इतना हिस्सा जहां पर आप देख सकते हो कि सिर्फ और सिर्फ डार्क बैंड में वो हिस्सा जहां पर सिर्फ और सिर्फ ये ग्रीन इन कलर थिक फिलामेंट नजर आ रहा है, थिन फिलामेंट का पार्ट मौजूद नहीं है, इस हिस्से को हम एच जोन कहते हैं, एच फॉर द हेलिस। जब ये स्टेट होती है, इस स्टेट को हम बोलते हैं रिलैक्स स्टेट। ये स्टेट क्या है? रिलैक्स्ड फॉर्म है। अब हमने देखना है कि कॉन्ट्रैक्शन कैसे होती है और आफ्टर द कॉन्ट्रैक्शन क्या होगा। कॉन्ट्रैक्शन को समझने के लिए मैंने यहां पर जो मसल फाइबर है उसे जूम इन करके दिखाया कि अगर हम एक मसल फाइबर को देखें तो वो कैसे नजर आता है। मसल फाइबर की हमें बाहर वाली ये लेयर दैट इज कॉल्ड द सार्कोलीमा ये नजर आ रही होती है, और इस सार्कोलीमा को अगर हम देखें तो दिस इज नॉट स्मूथ, ये अंदर की तरफ एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाती है दैट इज कॉल्ड द टी ट्यूब, और ये टी ट्यूब्स हमें सार्कोलीमा की पूरी लेंथ में नजर आ रही होती है। सार्कोलीमा के साथ अटैचमेंट हुई भी होती है इस न्यूरॉन की एंडिंग इसके साथ अटैच हुई भी होती है। सबसे पहले मैसेज आता है, नर्व इंपल्स आती है फ्रॉम द ब्रेन इन द फॉर्म ऑफ द न्यूरॉन। ये मैसेज जब यहां पर आएगा तो इस सार्कोलीमा के नीचे, जैसे हमने यहां पर दिखा था कि सार्कोलीमा के साथ ही मौजूद होता है सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, तो वही चीज यहां पर दिखाई गई है कि सार्कोलीमा के साथ नीचे मौजूद है एसआर यानी सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। टी ट्यूब्यूल, सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, फिर सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, टी ट्यूब, सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। तो ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम और टी ट्यूब एक दूसरे के करीब करीब मौजूद होते हैं। इनका करीब होना क्यों जरूरी है? क्योंकि जब मैसेज आता है फ्रॉम द ब्रेन थ्रू द न्यूरॉन इनटू द सार्कोलीमा, तो ये मैसेज स्प्रेड होगा इन द टी ट्यूब, और ये टी ट्यूब से जाएगा एडजेसेंट सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम्स में। और जो एडजेसेंट सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम्स हैं ये क्या करेंगी? दे विल रिलीज द कैल्शियम आयंस इन द साइटोप्लाज्म ऑफ मसल सेल, और साइटोप्लाज्म ऑफ मसल सेल को हम बोलते हैं सार्कोप्लाज्म। हमने कहा था कि मसल सेल में है मायोफिब्रिल्स और मायोफिब्रिल्स में है मायोफिलामेंट्स, यानी ये थिन और थिक फिलामेंट्स। यहां हम कहेंगे ये सारा हिस्सा कहां पर मौजूद है? इट इज प्रेजेंट इनसाइड द मसल सेल। तो मसल सेल के अंदर ये जो थिन फिलामेंट है, जिसमें हमने कहा सेंटर में रेड कलर की एक्टिन फिलामेंट्स होते हैं, ऊपर ट्रोपोमायोसिन और ये ट्रोपोनिन होती है। तो इसके ऊपर हमने, अगर आपको याद हो तो अभी बोला था कि इसके ऊपर एक बाइंडिंग साइट होती है दैट इज फॉर द कैल्शियम आयंस। तो जैसे ही साइटोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम से, सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम से कैल्शियम आयंस रिलीज होते हैं तो दे विल बाइंड ऑन द ट्रोपोनिन। ट्रोपोनिन के ऊपर जब ये बाइंड करेंगे तो ट्रोपोमायोसिन हट जाएगी और एक्टिन के ऊपर जो बाइंडिंग साइट है फॉर द ग्लोबुलर हेड्स ऑफ मायोसिन,
वो ओपन अप हो जाती है, एक्सपोज हो जाती है। ये कब एक्सपोज हुई? जब मैसेज आया, नर्व इंपल्स आई न्यूरॉन के थ्रू, और उसकी वजह से सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम आयंस रिलीज हुए, और वो कैल्शियम आयंस गए ट्रोपोनिन के ऊपर अटैच हुए, उनकी बाइंडिंग